विपक्षी एकता को लेकर के सवाल पूछा जाता है कि विपक्ष एक क्यों नहीं है, विपक्ष एकजुट क्यों नहीं हो रहा है, विपक्ष एक मंच पर क्यों नहीं आ रहा है। इस तरह के तमाम सवाल पिछले कई सालों से पूछे जाते रहे। लेकिन देखिए, पहली बैठक होती है, एक बैठक हुई है, पहली ही बैठक के बाद कैसे मोदी और शाह का पूरा तंत्र हिला हुआ नजर आ रहा है। और मोदी और शाह का तंत्र इस तरह से हिला है, इस तरह से मोदी और शाह के तंत्र में हलचल है कि पहले महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद अब बिहार, और बिहार के बाद कई और राज्य कतार में। कैसे मोदी और शाह उनको लेकर के अब बिल्कुल आम हो गया है। बिल्कुल एक कोई छोटा बच्चा जो 8-10 साल का बच्चा जिसको जरा सी भी समझ है, अगर वो अखबार थोड़ा बहुत पढ़ता है, थोड़ा बहुत टीवी देखता है, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, यहां पर ये हो रहा है तो अब ये होगा। बिहार के अंदर सीबीआई ने एक चार्जशीट दाखिल की और चार्जशीट के अंदर तेजस्वी यादव का नाम उसमें डाल दिया गया है। समझिए कैसे मोदी और शाह का तंत्र इस बैठक के बाद में या इस बैठक से पहले 2024 के लिए कहीं पर एकनाथ शिंदे को ढूंढ लेता है तो कहीं पर अजित पवार को ढूंढ लेता है। और जहां पर ना एकनाथ शिंदे, उपेंद्र कुशवाहा वो सफल होते हैं या वो उस ताकत को वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, या और जो है वो अलग अलग छुट भैये नेता या छुट भैये दल जो है उनके जरिए कुछ पकड़ नहीं बना पाते हैं, तो फिर उसके बाद में दूसरी भी काम होते हैं, दूसरे भी रास्ते हैं, और दूसरे रास्तों से भी जो है वो रास्ता मंजिल जो है बनाई जा सकती है। अब सीबीआई द्वारा जो है वो एक चार्जशीट आई है और उस चार्जशीट के अंदर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उसके साथ साथ तेजस्वी यादव का नाम है। लल्लन सिंह जो है वो इसको लेकर के कह रहे हैं, बिहार जदयू के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हमें पहले से जानकारी थी कि ये चार्जशीट फाइल होगी। पहले 2 बार सीबीआई जांच में बता चुकी है कि इसमें कोई साक्ष्य नहीं है, सबूत नहीं है। अगस्त 2022 में जब महागठबंधन फिर से बना और हम इसमें शामिल हुए, तब से ये शुरू हुआ। आश्चर्य की बात यह है कि 5 दिन पहले पीएम ने कहा था कि एनसीपी नेता 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल हैं। अब वो भाजपा मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, और जब तेजस्वी यादव महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं तो उस मामले में चार्जशीट दायर किया जा रहा है, जिसकी 2 बार सीबीआई जांच हुई। सभी जानते हैं कि केंद्र क्या कर रही है। तो ये अब जो है वो इसमें जवाब दें या ना दें, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है। इसके पीछे 3-4 वजह जो बिल्कुल आसान सी कही जा सकती है। ये जो गठबंधन बन रहा है, ये जो तमाम पार्टियां, पूरा विपक्ष एकजुट पर मंच पर आ रहा है, एकजुट हो रहा है, एक मंच पर आ रहा है, जिसमें अखिलेश यादव भी है, जिसमें ममता बनर्जी भी है, जिसमें स्टालिन भी है, जिसमें लालू प्रसाद यादव भी हैं, जिसमें उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती भी है, तमाम नेता इसके अंदर है। अब 2024 के चुनाव को टीवी के भरोसे तो नहीं छोड़ा जा सकता, 2024 के चुनाव को हिंदू मुस्लिम के भरोसे भी नहीं छोड़ा जा सकता। और ये जो गठबंधन है, इस गठबंधन के ऊपर आप हिंदू मुसलमान वाला एंगल भी नहीं लगा सकते हैं। यूसीसी लेकर के आएंगे, लेकिन यूसीसी से भी सबको मालूम है कि उसकी अब कितनी हवा रहेगी, कितना क्या रहेगा। अब ऐसे में रास्ता क्या? रास्ता है तंत्र, सिस्टम ऐसा कर दीजिए, सिस्टम को इस तरह से बना दीजिए कि सिस्टम के आगे सब बेबस नजर आए, सिस्टम के आगे सब ये कह दे कि हम तो जा ही नहीं रहे, सिस्टम के आगे सब ये कह दे कि जा रहे हैं लेकिन है साथ में आपके, सिस्टम के आगे सब ये कह दे कि हम तो छोड़ रहे हैं। और उसी तरह से एक के बाद एक पार्टियां जो है निकलती चली जाएं, जो सिस्टम चाहता है। जब सिस्टम देखता है कि हाँ, इनकी विपक्षी एकता की एक धुरी बन रही है, तब तक उसमें से छेद कर दिया जाए। अब क्या वाकई ये मुमकिन है कि 2024 का चुनाव, 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी एकता वो हो ही ना, और सब लोग जो है वो कह दें कि निर्विवाद रूप से मोदी को ही चुन लीजिए। अब चुनाव में क्यों पैसा बहाना, चुनाव में क्यों प्रचार प्रसार में जो है वो लोगों को खपाना, मोदी को चुन लीजिए। क्या सिस्टम अब ऐसा हो चला है? और क्या वाकई महाराष्ट्र और उसके बाद में बिहार में कुछ जो सुगबुगाहट हुई है, उसके बाद झारखंड में भी बातचीत चल रही है, और उसके बाद ममता बनर्जी, वहां पर भी कुछ फाइलें हो सकता है कि भेजी जाएं।
तो क्या इन सब चीजों से जो विपक्ष है वो अपने आप कोलैप्स कर जाएगा? जो दूसरी बैठक अभी होनी है बेंगलुरु के अंदर, वो बैठक होनी थी पहले 12 से 14 जुलाई के बीच में, अब नई तारीख आई है 17 से 28 जुलाई के बीच में। क्या ये तारीख है केवल और केवल जो है वो लोगों की, जो जिस तरह से लोगों को समय मिलता है उस हिसाब से तय करनी जा रही है, उस हिसाब से इनमें जो है बदलाव किया गया है, या ये तारीखें जो है वो कुछ आगे बढ़ती चली जाए, आगे बढ़ती चली जाए और ये बैठक ही ना हो? ऐसा दिखाई देता नहीं है कि बैठक ना हो। सबको पता है कि 2024 के चुनाव की अहमियत कितनी है, 2024 का चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर मोदी और शाह वो इस एक बैठक के बाद अगर महाराष्ट्र के अंदर खेला कर सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर अब जो खेला हुआ है वो विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव तो बीजेपी सिक्योर कर चुकी है तकरीबन। अब तो जो खेला हुआ है वो खेला हुआ है लोकसभा चुनाव के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 48 सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर, और 48 सीटों में से उद्धव ठाकरे एक तरफ है, शरद पवार एक तरफ है, कांग्रेस एक तरफ है, बीजेपी के पास में केवल बीजेपी है और शिंदे है। बीजेपी और शिंदे से कितनी बात बनती? शहरी कुछ सीटें जो मिल सकती थी, लेकिन उसके बाद में गांव में जब जाएंगे तो कांग्रेस की पकड़ है, और दूसरे समुदायों के बीच में जाएंगे तो एनसीपी की पकड़ है, और उद्धव ठाकरे भी एक घायल जो है वो शेर की तरह से वहां पर अपने आप को देख रहे हैं, मौके का इंतजार कर रहे हैं कि कब अपने आप को स्थापित करके दिखाएं, क्योंकि पहला मौका होगा उद्धव ठाकरे के पास में, और हो सकता है कि आखिरी मौका हो जाए, और हो सकता है कि पहला मौका ही ऐसा हो जाए कि उद्धव ही उद्धव हो, और महाराष्ट्र के अंदर केवल और केवल जो है वो एक उद्धव के नाम पर सब लामबंद हो जाए। क्योंकि उद्धव एक ऐसे नेता हैं मौजूदा वक्त में, अगर आप देखेंगे तो इस गठबंधन में से हो सकता है कि और कई लोग इधर उधर हो जाए, लेकिन राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, उद्धव ठाकरे और स्टालिन, ये 4 नेताओं का ऐसा कोर ग्रुप है जो कम से कम अलग नहीं होगा। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल चले जाए, हो सकता है कि अखिलेश यादव चले जाए। अब कहेंगे कि अखिलेश यादव चले गए तो बचा क्या, और अखिलेश यादव का नाम क्यों लिया? अखिलेश यादव का नाम इसलिए लिया कि एक दिन पहले केसीआर के पास में उनके गढ़ में जाकर के राहुल गांधी चुनौती देते हैं। लाखों की तादाद में, 5 लाख से 7 लाख के बीच में लोग बताए जाते हैं कि वहां पर आए, बड़ी रैली हुई, बड़ा महारैला हुआ, और उसके बाद में दूसरे ही दिन अखिलेश यादव वहां पहुंच जाते हैं, और अखिलेश यादव पहुंच करके कहते हैं कि वो मोदी से लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी पहुंचते हैं और वही बीआरएस को बीजेपी रिश्तेदार समिति बना देते हैं, और वो कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। तो लड़ कौन किससे रहा है? और इस गठबंधन के अंदर अगर तार वाकई टाइट किए बीजेपी ने अपने सिस्टम के जरिए, तो फिर इस गठबंधन के अंदर बचेगा कौन कौन? क्योंकि महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो, उनके पास में सीटें नहीं है। वो वैसे तो साथ खड़े रहेंगे, लेकिन उनके पास में सीटें नहीं है, और दूसरा राज्यों के अंदर वो जा करके आपको सीटें दिलवा नहीं सकते हैं। तो अब ऐसे में रास्ता क्या, ऐसे में तरीका क्या निकलेगा और किस तरह से निकलेगा, ये सबसे बड़ा अपने आप में मंथन है। और इस बीच में जिस तरह से लगातार इस विपक्ष की बैठक को लेकर के जो चीजें सामने आ रही है, वो बीजेपी के लिए चिंता तो पैदा करती है। अब आइए तीसरी बात के ऊपर, कि अगर ये अलग अलग हो जाते हैं, जिसमें 80 सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश की हैं, 40 सीटें वो बिहार की हैं, 48 सीटें महाराष्ट्र की हैं। कुल मिलाकर के यहीं से जो है वो 168 सीटें आती हैं। 80 सीटें आपकी यूपी की, 40 सीटें बिहार की, और उसके बाद में 48 सीटें जो हैं वो महाराष्ट्र की। कुल मिलाकर के 168 सीटें आती हैं, और 168 सीटों में से बीजेपी ने पिछली बार 145 सीटें जीती थी, और 145 में से इस बार बीजेपी 100 सीटें भी जीतने की उसमें जुगत में थी नहीं, और 100 सीटें भी अगर बीजेपी को वहां पर नुकसान होता है, ये केवल 3 राज्यों के अंदर, तो बीजेपी सोचिए 303 से सीधे 202 पर तो आज की स्थिति में आकर खड़ी हो जाती है।
और अगर बीजेपी 200 या 250 के आसपास भी रही या 240 230 के आसपास रही तो बीजेपी से गठबंधन करेगा कौन, यह भी सवाल है। क्योंकि हर कोई बीजेपी से दूर जाना चाहता है लेकिन दूर जा नहीं पा रहा, यह भी सच्चाई है। और इसके पीछे वजह क्या है? वजह बार बार मैं आपको बताऊं कि कैसे जो है वो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आती है और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि सीबीआई, ईडी, इन तमाम जो एजेंसियां हैं, ये जो तमाम एजेंसियां हैं, इनका शिकंजा कैसे केवल और केवल विपक्ष के नेताओं के ऊपर है। भाजपा के नेताओं के नाम पर इनका शिकंजा नील बटे सन्नाटा है। तो ऐसे में सोचना और समझना कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं कि ये बाकी लोग फिर क्या करेंगे। हर कोई उसके पास में चांस होगा। कहा तो यह जा रहा था इस बैठक से पहले और इस बैठक के बाद कि अगर इसमें मायावती हो, चाहे केसीआर हो, और चाहे इसके बाद में आप देखें बीजेडी हो, अकाली दल हो, वो उस स्थिति के अंदर जब ये गठबंधन अपने आप को 230-250 के आसपास ले आता है तो उस स्थिति के अंदर मायावती भी इस गठबंधन में, चुनाव के बाद की बात कर रहा हूं, उसमें इस गठबंधन के अंदर जो है उस समय पर इस गठबंधन में शामिल हो जाएगी। अकाली दल साथ आ जाएगा, बीजेडी भी साथ आ जाएगी, केसीआर भी साथ आ जाएंगे। तो कहा तो यह जा रहा था लेकिन कहां पर चीजें जो हैं वो किस दिशा में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी कैसे जो है वो 2024 से पहले अपने आप को तराश रही है। लेकिन अब फिर रास्ता क्या वाकई ये सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? एक सिद्धांत है, जिस चीज को जितनी तेजी से दबाया जाता है वो चीज उतनी ही तेजी से उठती है। जितना प्रेशर आप उस पर दबाने में लगाएंगे उतने ही तेजी के साथ वो चीज निकल करके आएगी। 2024 के चुनाव में वक्त है। बीजेपी महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल हो सकता है कि ताकत लगाए, हो सकता है कि बिहार वाला या बिहार की तरह से कुछ खेला, महाराष्ट्र वाला या महाराष्ट्र की तरह से कुछ खेला करे। हो सकता है कि बिहार में जो बड़े चेहरे हैं उनमें कुछ दरार आ जाए। हो सकता है कि ममता बनर्जी कुछ शांत बैठ जाए। लेकिन चुनाव जब आते हैं, चुनाव की जब आचार संहिता आती है, तब पता चलेगा कि कौन से पत्ते किस तरफ खुलेंगे और तब नेताओं को भी तय करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत कुछ चुनाव से पहले तो हो सकता है लेकिन चुनाव की घोषणा के बाद में मायावती के पत्ते भी किधर खुलेंगे। क्योंकि मायावती जी को भी ये देखना है कि इस बार विपक्ष के साथ या विपक्ष के बाहर, अगर विपक्ष के बाहर रहते हैं तो जो विपक्ष के बाहर रहेंगे तकरीबन देश की जनता का मूड ये कहता है कि चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, इस बार बहुत मुश्किल हो जाएगी। जो अकेला और उसके बाद में एक राय ना होकर के जो वोटर के पास जाएगा तो वोटर शायद उसको फिर आशीर्वाद ना दें, वोटर शायद फिर उसके साथ खड़ा ना हो। और ऐसे में फिर स्थिति क्या होगी? क्या फिर स्थिति यह होगी कि जो बैठक अब हो रही है, जो प्लान अब बनाए जा रहे हैं, वो प्लान एकदम से उठा करके चुनाव के समय पर लागू कर दिए जाए? सोचिए जरूर। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।